नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सतीश पूनिया जी। सतीश पूनिया जी राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी बीजेपी के हरियाणा राज्य के राज्य प्रभारी हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सतीश पूनिया जी, राजस्थान में आपने लंबे समय तक संगठन संभाला था कोरोना जैसे मुश्किल दौर में, और जब आपकी सरकार, आपकी पार्टी विपक्ष में थी, तब क्या अभी आपको घर से दूरी महसूस होती है? देखिए, जो जन्मभूमि है उसकी याद और उसकी स्मृतियां तो हमेशा रहती हैं, आदमी जीवन में कहीं चला जाए। क्योंकि राजस्थान में एक लंबे समय तक छात्र राजनीति से और मुख्यधारा की राजनीति तक जीवन जिया है, इसलिए वो अनुराग, वो स्नेह और वो लगाव तो हमेशा रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कर्म प्रधान है, और ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है कि वो भरोसा करके आपको कोई काम देती है और उस काम को शिद्दत से आपको पूरा करना होता है। तो काम की अधिकता और काम का जुनून ये ज़रूर थोड़ा दूर रखता है, लेकिन मन से दूरी कभी नहीं हो सकती, वो लगाव तो हमेशा रहेगा। दूसरा पक्ष ये है कि परिणाम देने का तो इसलिए एक चुनौती रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें, इसलिए वो दूरी भी बर्दाश्त हो जाती है। अच्छा, आपको राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के बाद में और सीधे हरियाणा के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी थी, तो इसे पार्टी का एक ट्रस्ट फैक्टर माने या टेस्ट फैक्टर था? मैं तो जब आज जो एनालिसिस करता हूं तो भरोसा ही बड़ी चीज़ है मेरे ख्याल से। और क्योंकि मेरे साथ में लगातार दो चीज़ें ऐसी हुई थी कि जब अध्यक्ष की जिम्मेवारी नहीं रही, फिर मैं चुनाव हार गया, तो व्यक्तिगत आदमी के जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उस समय की वैसी मानसिकता मेरी भी थी। मुझे कोई उसमें परहेज नहीं है वो स्वीकार करने में, लेकिन मैं काम करने वाला आदमी हूँ, घर नहीं बैठ सकता, और मेरी इच्छा रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहूँ, ज़्यादा काम करूँ, परिणाम दूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हरियाणा, क्योंकि तीसरी बार हम लोग चुनाव में जा रहे थे, एक बड़ी चुनौती थी, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन इस बात के लिए जरूर थोड़ा सा था कि इतने बड़ी चुनौती को मेरे ऊपर कैसे भरोसा किया। तो मुझे पहले लोकसभा का, और लोकसभा का जैसा पूरे देश भर में जो परिणाम था, तो उसमें हरियाणा भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया था, लेकिन फिर भी एक संतोष था कि हम बराबरी पे थे। तो मुझे ये नहीं था कि एकदम से फिर मुझे एक पूरे प्रदेश की ऐसी जिम्मेवारी मिल जाएगी। तो वो जिम्मेवारी मिलना उस परिस्थिति में मेरे लिए, क्योंकि उससे पहले मैं कर्नाटक की एक विधानसभा में काम कर चुका था, तो एक ट्रायल मेरा हो चुका था, और बड़ी टिपिकल परिस्थिति में डोडबल्लापुर की, बेंगलोर ग्रामीण की वो सीट हमने जीती थी। तो उससे मेरे को एक भरोसा गेन हुआ। मुझे लगा तो सही कि ये मेरे लिए चुनौती है, लेकिन क्योंकि जब भरोसा किया था तो मैंने उस चुनौती को स्वीकार भी किया। तो मुझे लगता है कि जो आपका सवाल था कि टेस्ट की बजाय ट्रस्ट ज़्यादा था, जो आप पहले साबित कर चुके थे। जी। अच्छा सतीश जी, ये जो आपकी जो टीम थी, धर्मेंद्र प्रधान जी के आप साथ थे, विप्लव देव थे, उसमें सुरेंद्र नागर जी थे, आप चारों ने जो जिस सामंजस्य से मिलकर के और बीजेपी, जो हरियाणा में बीजेपी को एक अनपेक्षित परिणाम दिलाया, वो किस तरीके से था? वो क्या आपकी उसमें स्ट्रेटजी रही थी? देखिए, ये बात तो तय है कि अकेला व्यक्ति कारक नहीं होता है, उसके साथ में एक अच्छी टीम चाहिए होती है, और टीम भी जिसकी सबकी वेवलेंथ अच्छी हो, आपस में समझ हो, अंडरस्टैंडिंग हो। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी ने एक अनुशासित तरीके से सरकार चलाई, और भले ही व्यक्तिगत तौर पर उनके बारे में उस समय लगता होगा कि कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात है, लेकिन गवर्नेंस को अच्छे से किया उन्होंने। तो हमें विरासत में एक उस तरीके की चीज़ मिली थी। दूसरा, लीडरशिप थोड़ी बदलाव आया तो नए लोग, और सामाजिक रूप से भी एक ध्रुवीकरण दिखता था, लेकिन मुझे जिम्मेवारी मिली, और मेरा सौभाग्य है कि बाकी जो तीन साथ में जो लोग थे, उम्र में मैं बड़ा था, लेकिन अनुभव में उनकी सबकी अपनी अपनी एक वो थी, पहचान थी, और उनकी अपनी एक दक्षता थी। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी का जिक्र करूं तो विद्यार्थी परिषद के कालखंड से उनको परिचित था, युवा मोर्चा, और फिर पार्टी में। आज वो बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, लेकिन चुनाव के बारे में उनको जो दक्षता है, बहुत माइक्रो मैनेजमेंट की, अद्भुत है। विप्लव देव जी हैं, तो विप्लव देव
एक अच्छे आक्रामक बैट्समैन की तरह, मतलब बड़े ऑफेंसिव हैं तो चीजों को डील कर लेते हैं। सुरेंद्र नागर जी दूसरे विचार से जरूर आए लेकिन यहाँ समरस हो गए। तो एक कुल मिलाकर हम 4 लोगों की एक ऐसी टीम बनी थी। तो उस टीम ने अलग अलग एंगल पे काम किया। मान लीजिए मुझे संगठन का अनुभव भी है और मेरी शौक भी है, तो मैंने उसको शिद्दत से किया। तो इन चारों का कॉम्बिनेशन एक ऐसा था कि जिसने हरियाणा के उस चुनाव को निश्चित रूप से प्रभावित किया और परिणाम में बदला उसको। आपने भी बात की सामंजस्य की, तो हरियाणा से हम राजस्थान वापस आते हैं। यहाँ पर आप अभी सत्ता और संगठन के बीच में किस तरह का तालमेल, किस तरह का सामंजस्य देख पा रहे हैं? कि मेरे ख्याल से भजनलाल जी खुद संगठन की व्यवस्था और परंपरा से आए हैं। राजनीतिक रूप से किसी को लगता है पहली बार के एमएलए हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उनका जो राजनीतिक अनुभव है पार्टी का संगठनात्मक, वो दिखता है साफ तौर पर। मदन राठौड़ जी भले ही प्रदेश के किसी बड़े पद पे नहीं रहे होंगे, लेकिन जिले के अध्यक्ष रहे, लंबे समय तक विधायक रहे। तो कुल मिलाकर अभी पार्टी और सरकार के तौर पर मुझे कोई समस्या दिखती नहीं है। आमतौर पर जो होती है, एक तो सरकारों में और पार्टियों में सत्ताधारी दल में ईगो की लड़ाई, अहम की लड़ाई ज्यादा होती है, जो अभी नहीं है, जीरो है। तो मैं कुल मिलाकर प्रदेश में पार्टी के तौर पर, क्योंकि उसको कोई अपने अपने तरीके से वो करता है, लेकिन केंद्र के लिए भी और प्रदेश के लिए सिरदर्दी नहीं है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कंफर्टेबल है जी। अच्छा, लेकिन ये जो 2.5 साल में हम बात करें सरकार की, तो इसमें जो एक जो मंत्रियों की जन सुनवाई होती है कार्यकर्ताओं को लेकर के, वो यूँ मान लीजिए कि 2.5 साल चले, 2.5 कोस वाली बात है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस सरकार में आम आदमी की तो बात सुनी नहीं जा रही है, जो कार्यकर्ता है आपका खुद का, उसकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। और अभी जो राजस्थान के प्रदेश प्रभारी हैं वो भी बोल के गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जन सुनवाई शुरू नहीं हुई है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि कार्यकर्ताओं की जो है वो अनदेखी हो रही है कहीं ना कहीं? मेरे ख्याल से मैं ज्यादातर मंत्रियों को क्षेत्रों में भी देखता हूं और यहाँ जयपुर में भी बराबर, क्योंकि लोग जब मिलते हैं बताते हैं कि हम फला मंत्री से मिल गया, उससे ये मुलाकात करिए करी। 19-20 कोई चीज हो सकती है, क्योंकि कई बार लोगों ने एकदम से नई सरकार आई, नई व्यवस्थाएं आई, नए लोग आए। मंत्रिमंडल को भी देखेंगे तो अपेक्षाकृत एक, जैसे मुख्यमंत्री के पद का एक फ्रेम होता था, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल था, पार्टी ने तोड़ा, आसान नहीं था। ऐसे मंत्रिमंडल में भी नए लोगों का सिलेक्शन, जैसे कई लोग तो पहली बार ही मंत्री बने, तो ये हो सकता है। वो जो एक एस्टेब्लिश लोगों की अपील होती है और एक नए लोगों की अपील है, उसमें फर्क होता है। एक जो मानसिकता होती है, एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन होता है, तो उस तरीके की चीजें थोड़ा बहुत हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की निराशा या असंतोष है। अच्छा सतीश पूनिया जी, एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है कि अभी निकाय और पंचायतों के चुनाव हैं, वो किसी न किसी कारण से आगे सरकते जा रहे हैं, टल रहे हैं। तो इससे जो गाँव के जो जनप्रतिनिधि हैं और आम लोग भी जो हैं, उनके बीच में एक असंतोष का भाव पैदा हो रहा है और विपक्ष के लिए मुद्दा बना हुआ है। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, ये जो आगे टलते जा रहे हैं? देखिए, पंचायती राज की स्थापना हुई 64 में नेहरू जी के जो नागौर में कहा जाता है। अब कांग्रेस इसका क्रेडिट ले सकती है कि हमने पंचायती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की जब सरकार केंद्र और प्रदेश में रही, तो जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है या निकायों की भी जो व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ करने का काम बीजेपी की सरकारों ने किया। भैरव सिंह जी से लेके और भजनलाल जी तक और वाजपेयी जी से लेके मोदी जी तक। पिछली सरकार के समय जिस तरीके से पुनर्सीमांकन हुआ पंचायती राज का, जो राजनीतिकरण हुआ जिस तरीके की, क्योंकि चीजें बड़ी विस्मृत हो जाती हैं जल्दी जल्दी, लेकिन चुनाव ठीक चल रहे थे। वसुंधरा जी की सरकार के समय सारे चुनाव हुए। अशोक जी क्योंकि घबराए हुए थे और उनको एक आधा अधूरा सा मैंडेट चाहिए था, अपनी एक रिपोर्ट कार्ड ठीक करना था, वरना उस सरकार के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी कि यदि वो सीधे सीधे चुनाव में जाते, तो आप देखिए कि पंचायती राज में उस समय हम विपक्ष में पहली बार राजस्थान की धरती पर हुआ कि 21 जिला परिषदों में जीत गए। जिला परिषद के मेंबर हमारे जीते, प्रधान हम बराबरी पर जीते। ये कब हुआ कि जब उन्होंने पंचायतों को पूरे तरीके से विखंडित किया, यानी लाइकिंग डिसलाइकिंग वोट बैंक के आधार पर उसको किया।
इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि पंचायती राज के चुनाव में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था में सरपंच का कभी हुआ, पंचायत समिति का कभी हुआ, जिला परिषद का कभी हुआ, पंचायत समितियां कभी हुई, यानी 2-2, 3-3 इंस्टॉलमेंट में हुए। उसके कारण पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया। बीजेपी की सरकार आई, ऐसा ही निकायों में हुआ। निकाय के अंदर भी आपको ध्यान है कि अभी जयपुर जैसे 2 टुकड़े कर दिए, जोधपुर के 2 टुकड़े कर दिए, कोटा के 2 टुकड़े कर दिए। कहने को मिल गया जी हमने जयपुर में 2 में से 1 जीत ली। मतलब उनका दौड़ इतनी थी, उनका कोई अर्बन डेवलपमेंट से कोई कंसर्न नहीं था, निगम अच्छा काम करे उससे कोई मतलब नहीं था, और पूरे 5 साल अराजकता रही। ये भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो असंतुलन या जो उस समय की जो एनार्की हुई, उसका असर इस सरकार पर पड़ा, क्योंकि सरकार आते ही एक पक्ष जनता का और कार्यकर्ताओं का रहता है कि जी देखो उसमें ये विसंगतियां थी, इसको ठीक करना है। उस विसंगति को दूर करने में समय लगा, और कुछ ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट की कुछ कानूनी बाध्यताएं थी, उसके कारण ये चुनाव थोड़े से विलंब हुए। सरकार की नीयत में कतई कोई खोट नहीं है, सरकार चाहे तो भी नहीं बच सकती। वो मैंडेटरी इलेक्शन तो कराना ही पड़ेगा, हमको ऐसा तो नहीं कि बाहर ही जा रहे हैं। कोर्ट का भी है और जनमत का भी है, क्योंकि हमें फिर 28 में चुनाव में जाना है। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि पंचायती राज के चुनाव कराएंगे, निगम के कराएंगे नहीं। इसको लोग ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, किसी के मन में भी आ सकता है कि मैं अपनी सरकार को डिफेंड कर रहा हूं, कांग्रेस पर आरोप लगा रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। ये कोई चुनाव से बचने का मेरा कोई सरकार का डिफेंस नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है, कागजी सच्चाई है, धरातल की सच्चाई है कि इसके कारण इसमें ज्यादा विलंब हुआ। यदि वो डिस्टर्बेंस नहीं करते और पुरानी व्यवस्था को चलते रहने देते तो आज एकदम जो कैलेंडर के मुताबिक चुनाव हो जाते। तो आपको क्या लगता है कि ये जो निकायों की और पंचायतों की जो चुनाव की लड़ाई है, ये बीजेपी कैसे जीत पाएगी? मतलब रणनीति के हिसाब से अगर बात करें तो क्या रणनीति होनी चाहिए इसके हिसाब से? देखिए, एक सामान्य तो परिपाटी ये रहती है, इसमें जनचर्चा भी रहती है कि भाई जो रूलिंग पार्टी होती है उसको एज मिलती है, उसको एक प्रिविलेज रहता है, क्योंकि जो नीचे की जो लोकल गवर्नमेंट है, गांव की सरकार है, शहरों की सरकार है, उसका तालमेल प्रदेश की सरकार से होता है। और जो परिपाटी बनी हुई है कि जो बजट्स है, फंडिंग्स हैं, योजनाएं हैं, उन्हीं के जरिए लागू होती हैं। तो एक पब्लिक का माइंडसेट है सीधे सीधे। वो तो पिछली बार हमने तोड़ा, वो एक अलग बात है क्योंकि परिस्थितियां अलग थी। तो एक तो पक्ष ये है कि सरकार है तो उसका एक स्वाभाविक सा, मैं उसको कोई उस टर्म में नहीं कह रहा, लेकिन एक नेचुरल वे में जो माइंडसेट जनता का वो देखता हूं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी भैरव सिंह जी के समय सिंबल पर हमने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, उसका हमें लाभ हुआ। उस समय भी हमारी गांव में उपस्थिति होगी। आज हम बहुत ज्यादा उन्नत संगठन है, नीचे भी, धरातल पे भी। कोई समय था जब हमारे नीचे तक सरपंच गिनती के होते थे, पंचायत समितियां गिनती की होती थी, जिला परिषद के लिमिटेड लोग होते थे। आज टिकट के लिए इतनी मारामारी होती है, हमें दुविधा होती है सिलेक्शन के लिए। तो बीजेपी का नीचे का संगठन ठीक है, सरकार अच्छा काम कर रही है, केंद्र सरकार की योजनाएं ठीक तरीके से लागू हुई हैं। मतलब मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं कि मोदी सरकार की स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना 18 से 23 के बीच में थोड़ा व्यवधान आया, लेकिन यदि किसी गांव में पीएम आवास को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में वहां पर काम हुआ है। आयुष्मान है, उज्ज्वला है, जनधन है। तो ये जो ग्रास रूट पे जो काम हुए थे उसका इम्पैक्ट शहर के किसी वार्ड में भी है और गांव की किसी पंचायत में भी है। तो मुझे लगता है कि तैयारी के हिसाब से पार्टी ने, मदन जी और भजनलाल जी ने नीचे तक लोगों को डेप्यूट किया, उन्होंने अपनी प्रारंभिक एक्सरसाइज कर भी ली है। तो कांग्रेस से हम आगे हैं। आपने कहा कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो एज पर होती है जब ये लोकल गवर्नेंस के चुनाव होते हैं, तब आपने वो मिथक तोड़ा था पिछली बार रहते हुए भी। तो अभी इस वक्त को अगर आप देखें तो जो विपक्ष है, खासतौर से कांग्रेस है, उसकी आप सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस अब पूरे तरीके से विखंडित है। मतलब पूरा उस परिवार में इतना बड़ा विग्रह है। और पहले तो अशोक गहलोत जी और पायलट जी की लड़ाई होती थी, अब अपने आप में एक पिलर डोटासरा जी खुद हो गए। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। तो 4 कोने तो साफ तौर पर दिखाई देते हैं और बीच में और लोग भी घुसते रहते हैं। तो वो जो पॉलिटिकली कांग्रेस के घर में जो विग्रह है उसका कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। पिछले दिनों अशोक गहलोत जी का भी हाल ही का ही
जो डीडवाना की रैली का जो उनका बयान था, अन्यथा भी कई अलग अलग नेताओं के अलग अलग जो चर्चाएं और बयान आते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक कॉम्बिनेशन अच्छा है बीजेपी में, किसी तरीके की न्यूसेंस नहीं है, वहाँ है कांग्रेस में। कितना समय लगा उनको नेता प्रतिपक्ष तय करने से लेकर अपने जिला अध्यक्ष तय करने में, और अभी भी गाए बगाए जो उनकी चीजें आती रहती हैं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ मानसिक रूप से सरेंडर कर चुकी है। भले दिखावे के लिए अखबारों में बयान दें, मीडिया पे बयान दें, लेकिन धरातल पर विपक्ष के नाते भी कोई मुद्दों की यदि आप कंपैरिजन कर लो हमसे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि 18 से 23 में विपक्ष के नाते पेपर लीक, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था में किस तरीके से सरकार की सदन और सदन के बाहर जो गुलाब चंद कटारिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी और हम सब लोगों का एक जो अच्छा कॉम्बिनेशन था, वो इनका फ्लोर पर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। आपने कहा कांग्रेस में गुटबाजी है, अलग अलग खेमे बने हुए हैं, लेकिन गुटबाजी की समस्या तो राजस्थान में बीजेपी में भी है। आप कैसे देखते हैं, है या नहीं? देखिए, इसका कोई तुलना नहीं हो सकती जी। तुलना इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आप किसी नेता के बयान का उल्लेख करोगे, उसके बारे में वो अपना स्पष्टीकरण देते हैं, या कहीं कुछ अलग अलग तरीके से कुछ अखबारों में खबरें चलती हैं, नीचे के स्तर पर भी होती हैं। जो नीचे के स्तर पर जो मैं उसको मानता हूं, वो हर पार्टी में मिलेगा कि एक विधानसभा है, विधानसभा में 4 दावेदार हैं, किसी को टिकट मिली, किसी को नहीं मिली, कोई एमएलए बन गया, कोई नहीं बना, वो विग्रह बराबर चलता है। उसके वो थोड़ा मुझे भी समझ से बाहर है कि उसका कोई समाधान की दिशा में कोई चीजें, कोई मैकेनिज्म नहीं है, दिखता नहीं है अभी, वो ऐसे ही चलता रहता है। ऊपरी तौर पर मुझे लग रहा है कि जो मैं उन्हें उन 4 नेताओं की बात करी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई पक्ष आपको दिखेगा नहीं। अब कोई सीना फाड़ के तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन दिखते हुए तौर पर और जो केंद्र की जो रुतबा है, केंद्र का जो डिसिप्लिन है, वो अधिकांश नेताओं के चेहरे पर दिख जाएगा। इसलिए वो जो एक नियंत्रण से बाहर की स्थिति है, वो बीजेपी में नहीं है। अच्छा। बीजेपी के नेताओं ने भी, कार्यकर्ताओं ने भी उस आंतरिक अनुशासन को अपनाया है। अब कोई कुछ कहे, उस बयान का कोई अर्थ क्या निकाला जाए और उसकी चर्चा हो जाए, तो देखिए सोशल मीडिया का इतना बड़ा जमाना है, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, सोते हुए आदमी को नचा देते हैं, इसलिए उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, आप का कहना है कि बीजेपी का जो नेता और कार्यकर्ता है वो तो अनुशासित है, और केंद्र की जो एक डिसिप्लिन है उसमें है, लेकिन कांग्रेस में बाकी दलों से आए हुए पैराशूट नेता भी काफ़ी हैं, और जो अभी सरकार में, जैसे आपने कहा ना कि एक ही सीट पर 4 लोग टिकट मांग रहे हैं, राजनीतिक नियुक्तियां अभी पूरी तरीके से नहीं हुई हैं, और आपके नेता गाए बगाए ये कहते हैं कि कार्यकर्ता को तवज्जो मिलनी चाहिए। तो वो जो पैराशूट नेता हैं जो बाहर के दलों से आए हुए हैं, वो भी तो एक बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं। 2 पक्ष हो गए, एक तो राजनीतिक नियुक्तियां और एक बाहर से आए हुए नेता। जी। पैराशूट तो मैं इसलिए नहीं मानता कि इस राजनीतिक सिस्टम में जो भी व्यक्ति जहां से आया है वो अपनी योग्यता क्षमता से आया है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन राजनीति हमारे समाज का हिस्सा है और सबको अवसर देती है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। तो देखिए, बीजेपी का जहां तक सवाल है और पूरे देश भर का परिदृश्य दें तो इन दिनों ये बड़ी डिबेट चल रही है, ये बाहर से आए, भीतर से आया है। कांग्रेस को एक कंफर्ट थी कि आजादी के दौरान और आजादी के तत्काल बाद कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी, वो मूवमेंट का हिस्सा था, उसमें हर तरीके के लोग थे, कालांतर में अलग भी गए, पर एक उनको एक प्रिविलेज मिल गया, पार्टी की शक्ल में आ गया, फिर एक खानदान के जिम्मे हो गया, तो उनको एक लंबे समय तक राज करने का अवसर मिला। इसलिए एक मिथक था कि देश में कौन राज कर सकता है, कांग्रेस कर सकती है, देश में कौन राज कर सकता है, नेहरू गांधी खानदान ही कर सकता है, उस मानसिकता से आज भी बाहर नहीं निकले। तो विपक्ष का खड़ा होना, मैं तो जनसंघ की हिम्मत मानता हूं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, नेहरू जी के जमाने में उन्होंने उसको खड़ा किया, और आज वो उस समय 3% वोट मिला था, 52 में 3 सीटें आई थी, और हम 19 में 303 तक पहुंचे हैं। यानी ये सफर कोई बहुत आसान नहीं था कांग्रेस के मुकाबले। शहादतें भी हुई, संघर्ष भी हुआ, आपातकाल भी आया, तो बहुत सारी लंबी एक परंपरा थी।
राजनीतिक संगठन के और विचार के तौर पर तो हम लोग ठीक थे। मतलब जो हमारा जो राष्ट्रवाद का विचार है उन्नत है, अच्छा है, पूरी दुनिया के हिसाब से भी। संगठन का जैसे मैंने कहा कि बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक पूरी व्यवस्थित डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, इंटरनल डेमोक्रेसी है। लेकिन राजनीतिक रूप से हमें उस प्रभाव में आने में, उस व्यवस्था में आने में, मुख्य धारा में आने में बड़ा संघर्ष करना पड़ा और लंबा समय लगा। 67 में जब संयुक्त सरकारों का दौर आया था, जब एक जनसंघ को थोड़ी बहुत सफलता मिली थी, फिर आपातकाल के बाद में 77 में जब हुआ तो जनसंघ एक मुख्य घटक था जनता पार्टी का। लेकिन 90 के दशक तक तो हम संघर्ष ही कर रहे थे। 90 के दशक के बाद में हमारे साथ दूसरे दलों के भी लोग जुड़े, हमारे साथ जुड़ा हुआ उनका कुछ लोग वैचारिक रूप से आए, कहीं समरस भी हुआ। कुछ लोगों ने हमें अच्छे से अपना लिया जी। ये देखिए एक अच्छा कैरेक्टर है कि कांग्रेस को छोड़ के जाने वालों की संख्या बहुत है, बीजेपी में आने वालों की संख्या बहुत है। बीजेपी मुझे लगता है कि विचारों का समुद्र है जिसमें नदियों की तरह लोग समाहित होते हैं। अब संकट ये है कि ये संघर्ष थोड़ा रहता है जी। ये एक जायज सा संघर्ष है कि बाहर के आए हुए भीतर के आए हुए। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई कांग्रेस से आया व्यक्ति जिसने पार्टी को सीट जिताई, ताकत दी, तो बाहर का कैसे हुआ? जो झंडे के साथ आ गया, जिसने सदस्यता ले ली, तो ये राजनीतिक रूप से तो एक कहने के लिए बात हो सकती है। अच्छा, इसी टाइम पे एक वो है कि 5 राज्यों में जो चुनाव जो चल रहे हैं, आपने जो हरियाणा में आपको एक जो बिल्कुल एकदम अनपेक्षित रूप से आपने चुनाव जीता था, और बीजेपी की लीडरशिप ने जो 2022 में आपको पश्चिम यूपी में दिया था, दक्षिणी गुजरात में भी आपको जिम्मेदारी दी थी, वहाँ पे आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो उन अनुभवों से आप क्या सीख निकालना चाहेंगे जिनको बंगाल में आज बीजेपी लागू कर सकती है और उसके जरिए जीत हासिल कर सकती है? देखिए, आप थोड़ा सा पीछे जाइए। मोदी जी का आगमन और अमित शाह जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आगमन, हमारी जो एक परंपरा थी वैचारिक और संगठनात्मक, वो अनवरत चली आ रही है। जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, वाजपेयी जी और अडवाणी जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने पार्टी के विचार को बहुत नीचे तक पहुंचाया देश में और मुद्दों के आधार पर। अमित शाह जी और मोदी जी के आगमन के बाद देश में, मैं तो ये कहता हूं, एक तरीके की राजनीतिक क्रांति आई, जिसमें लोगों ने एक बड़ी संख्या में हमें वोट दिया। यानी हम 50% वोट भी हासिल करके लोकसभा में बड़े दल बने। इसके पीछे एक साधना थी, इसके पीछे एक पूरी संगठन के काम की परिश्रम था। लेकिन लगातार हम जो चुनाव जीतने, जैसे आपने कहा कि हम गुजरात में भी जीते, उत्तर प्रदेश में भी जीते, पार्टी का कार्यकर्ता और नेता उस इलेक्शन की मैकेनिज्म को ठीक से समझ कर हमें वो समझाते हैं। चुनाव आज अच्छा प्रबंधन भी चुनाव जीतने का कारण होता है, अच्छी रणनीति भी, अच्छा कैंपेन भी। तो किसी भी चुनाव को जीतने के लिए 3 बड़े फैक्टर होते हैं। हम लोग, एक चौथा फैक्टर है संगठन का। संगठन हम औरों से उन्नत हैं, रणनीति औरों से बेहतर होती है, प्रबंधन हमारा औरों से बेहतर होता है, और कैंपेन आपने देखा होगा कि उसमें बीजेपी का मुकाबला दूसरी पार्टियां कर ही नहीं सकती हैं। लगातार ग्रेजुअली हम लोगों ने अप किया है। तो जैसे गुजरात तो हालांकि पार्टी का आइडियोलॉजिकली एस्टेब्लिश स्टेट है, इसलिए बहुत जोर नहीं आता वहां। उत्तर प्रदेश में चैलेंज था, लेकिन हमारा एक अलग अनुभव था। हरियाणा का अनुभव था, दिल्ली का अलग था और बिहार का अलग था। लेकिन ये तय मानिए कि ये एक बड़ी अद्भुत बात भी है और अच्छी बात भी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए कि इलेक्शन को इंजीनियरिंग की तरह हमने उस मैकेनिज्म को जिया है धरातल पर, और हर चुनाव में कुछ न कुछ चीजें ऐड होती जाती हैं, मैनेजमेंट के नाते भी, रणनीति के नाते भी और प्रचार के नाते भी। जैसे धीरे धीरे सोशल मीडिया का एक युग आया, तो उसमें हमने लगातार उसमें सोशल मीडिया को ताकत लगातार हम लोग बनाते गए। आपको ध्यान होगा कि अमेरिका में बराक ओबामा ने जब शुरुआत उसकी हुई तो सोशल मीडिया आ चुका था, अच्छे से उपयोग किया और एक अश्वेत व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बना, बिल्कुल प्रतिकूलता में। मोदी जी ने उसको बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल किया, डील किया, और उनका एक बड़ा कारक था। तो बीजेपी ने
जो नवाचार है, इनोवेशन है इलेक्शन को लेके, दूसरी पार्टियां नहीं करती, हम करते हैं। और हर चुनाव की एक नई कुछ न कुछ उसमें चीज जुड़ती है, स्ट्रेटेजी के नाते जुड़ती है, मैकेनिज्म के नाते जुड़ती है। तो अब पार्टी के पास चुनाव जीतने के लिए सब तरीके की जो मैकेनिज्म है वो उपलब्ध है, और उसको करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि मशीन को चलाने के लिए अच्छा इंजीनियर चाहिए, वो हमारे पास है। बीजेपी तो वैसे भी माना जाता है कि एनी टाइम चुनाव के एग्रेशन मोड में रहती है, और लेकिन आपको हर बार जिम्मेदारी मिलती है, और इन सब के बीच में भी आपने एक किताब भी लिख डाली है। किताब का नाम है अग्निपथ नहीं जनपथ। क्या इस शीर्षक के मायने क्या हैं? कई बार क्या होता है कि लोग फिल्म को कास्टिंग से देखते हैं कि भाई ये है तो ठीक ही होगी, या मैगजीन को कवर पेज से देखते हैं, या पीछे का पन्ना पलट के पढ़ते हैं तो उसमें जो कंक्लूजन है उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये ठीक होगी। मैंने साहित्य बहुत पढ़ा और साहित्यिक आदमी भी हूँ, इमोशनल आदमी हूँ, तो मैं समाज की और बाकी चीज़ों को बड़ी जिज्ञासा से देखता करता हूँ। समय नहीं मिलता था, लेकिन किताब पढ़ता जरूर था। लिखने की उत्कंठा हमेशा होती थी, पर कभी समय नहीं होता था, कभी हाथ दुखते थे और कभी बोरियत होती थी। लेकिन बीच के कालखंड में इतने सारे अनुभव आए तो कोई एक अवसर लगा कि समाज और समाज में राजनीति और राजनीति में आम आदमी की दृष्टि, जैसे विधानसभा है तो एक लेमैन वोट डाल के आ जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि अंदर होता क्या है। तो मुझे बड़ा एक दिन इंटरेस्टिंग फोन आया किसी डॉक्टर साहब का, मेरी किताब पहुंची होगी, उन्होंने कहा जी बहुत बढ़िया किया। मैंने कैसे? बोले हर बार वोट देते हैं लेकिन ये नहीं पता उस गोल बिल्डिंग में होता क्या है। तो मैंने ये थोड़ा कोशिश करी कि एक विधायक का सिंपल वे में एक अपने अनुभव को मैं साझा करूं जनता के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में। तो इसमें 18 से 23 में जो मेरे अपने भाषण का संकलन है उसको मैंने थोड़ा संक्षिप्त रूप में और थोड़ी कमेंट्री के साथ में किया, थोड़ा उसको रोचक बनाया, कैरिकेचर बनाए, थोड़े अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो कुल मिलाकर एक तो मेरा संकोच खुला, मुझे कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि मैं लिख सकता हूं और लोग उसको पढ़ सकते हैं। केवल लिखना पर्याप्त नहीं होता, पढ़ने वाले भी चाहिए। लेकिन मुझे खुशी है कि जेएलएफ से लेके और विश्व पुस्तक मेले तक उस पुस्तक की अच्छी लॉन्चिंग हुई। 5वें एडिशन की विश्व पुस्तक मेले में हुई। 5000 से ज्यादा, मेरे अब तो ज्यादा ही हो गई, उस समय 5000 थी। तो मेरे जैसे एक नए व्यक्ति के लिए लेखक के रूप में, केवल इसलिए नहीं कि भाई मैं राजनेता हूं इसलिए लोग मेरी किताब पढ़ेंगे, मैं कह सकता हूं एक लेखक के नाते उसमें एक आम आदमी के लिए, एक सिंपल व्यक्ति के लिए, एक पॉलिटिकल व्यक्ति के लिए, एक नए बनने वाले एमएलए के लिए या एमएलए बनने की उत्कंठा रखने वाले व्यक्ति के लिए इसमें अच्छा कंटेंट है। तो उसमें और जो आपने ये कहा टाइटल की बात की, हाँ, मैं उसको भूल गया कि अग्निपथ नहीं जनपथ। ये मेरा अपना एक अनुभव है कि लोग राजनीति में आते भी हैं और परेशान भी होते हैं। अब आप जब आ ही गए तो आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है। कार्यकर्ता आएगा, जनता आएगी, वो आपसे अपेक्षा करेंगे, समय देना पड़ेगा। तो वो मेरा अपना अनुभव था कि जब आपने इसको स्वीकार किया है तो ये चुनौती नहीं है, ये आनंद है, आपको अवसर मिला है, सौभाग्य है, गौरव है। तो ये अग्निपथ नहीं है। लोग कहते हैं जी बहुत मुश्किल है जी, बहुत टेढ़ा है जी, बहुत ऐसा है जी, मतलब परेशान रहते हैं लोग। तो मैंने उनकी चेहरे की परेशानी को भांप के कहा कि इसको अच्छे से करिए तो आपको सुकून मिलेगा। तो ये अग्निपथ नहीं है, ये जनता का पथ है, ये जनपथ है। किसी एक व्यक्ति को यदि रिलीफ देंगे, वो कितना गुणगान करेगा, चेहरे की उसकी खुशी कितना वो करेगी। तो ऐसे बहुत सारे जीवन में एपिसोड हुए कि किसी मरीज को हमने ताकत दी, किसी गरीब बच्ची की शादी करवाई, किसी को न्याय दिलवाया। तो कुल मिलाकर ये जो राजनीति है ये अग्निपथ नहीं है। महसूस होता होगा किसी को उतार चढ़ाव में, हार जीत में, आशा निराशा में, लेकिन जनपथ है ये। तो आपको क्या लगता है कि ये जनपथ वाली जो भावना है ये कहीं ना कहीं ये सोच जो है कम होती जा रही है? जी, मुझे लगता है इसका मैं थोड़ा आपके सवाल से कुछ चीजें और जोड़ देता हूं कि एक तो धारणा ये है कि आम व्यक्ति कहेगा जी हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और उसको दूसरे दिन ही उसी समय जरूरत पड़ जाती है तो उसको लेना देना हो जाता है। दूसरा, धीरे धीरे हमारी जो डेमोक्रेसी वो मैच्योर हुई है समय के हिसाब से।
मतदान प्रतिशत बढ़ा है, लोग मुद्दों के आधार पर वोट करने लग गए हैं। भले इस व्यवस्था के अंदर जाति के महत्व को नहीं नकार सकते, लेकिन कई अवसर ऐसे आए जब हमारे देश की जब कथित रूप से अनपढ़ और गरीब और जाति और वर्गों में बटी हुई जनता ने भी राम मंदिर पे मैंडेट दिया, कश्मीर पे भी दिया, आपातकाल के खिलाफ भी दिया। तो एक पूरी यदि देखेंगे तो भारत की जनता ने लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखा है, परिपक्व रखा है। अब इसमें जैसे यंग जनरेशन है, तो उसमें एक तो कैरियरिस्टिक पीढ़ी है जिसको कोई लेना देना नहीं है। उसको यदि पूछेंगे कि कृषि मंत्री कौन है, नहीं बता पाएंगे। वो उनका एक अपना वो है, वो भारत के प्रति अनुराग रखता, अच्छी बात है, लेकिन सिस्टम को नहीं समझ रहा, उस प्रक्रिया को नहीं समझता और समझना भी नहीं चाहता। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो किसी यंगस्टर से पूछोगे कि भाई पॉलिटिक्स के बारे में क्या राय है, तो वो बाकी सारे काम करेगा। वो फ्यूजन म्यूजिक सुनेगा, और वो जो आजकल की जेन जी है और उसके अलग अलग शौक हैं, पढ़ाई करेगा या एडवेंचर करेगा वगैरह वगैरह। पूछो कि पॉलिटिक्स के बारे में क्या राय है, तो मुंह टेढ़ा करके कहेगा आई हेट पॉलिटिक्स। तो आई हेट पॉलिटिक्स, एक तो ये धारणा बदलनी पड़ेगी। और अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। एक तो ये पक्ष है कि राजनीति को पैरों पे खड़े होइए, फिर प्रोफेशन के रूप में अपनाइए और सेवा कीजिए। दूसरा ये है कि एक क्राउड आ रहा है, एक भीड़ आ रही है, वो आ रही है एस्पायरेशन के साथ में, जो इस सवाल के साथ जुड़ी हुई चीज है, जो मैं महसूस करता हूं। जब हम आए थे तो पद मिलना और टिकट मिलना एक दिवा स्वप्न जैसा होता था कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, पता नहीं। आज नया व्यक्ति आते ही उसको पद चाहिए और उसको टिकट चाहिए, वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहा, इंस्टेंट चीजें, बिल्कुल उसको रेडीमेड सब चाहिए। तो एक तो ये कंट्राडिक्शन है हमारी जनरेशन में और नई जनरेशन के अंदर। तो हम उनको यही कहते हैं कि भाई आइए, चीजें सीखिए, क्योंकि हमारे जो बड़े लीडर थे हमें ही कहते थे अभी जल्दी मत करो, सीखो चीजों को। तो नए व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए, नंबर वन। उसको आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, परिवार के प्रति उसका समर्पण और बाकी जो चीजें होनी चाहिए, लेकिन किसी भी विचार के प्रति जुड़ के उसको मजबूती से काम भी करना चाहिए। लेकिन पहले मुझे लगता है संगठन की प्रक्रिया, वैचारिक की प्रक्रिया को समझना चाहिए। और जब योग्य अवसर आए पार्टियां निर्णय करती हैं, तो मुझे लगता है ये जो उतावलापन थोड़ा ये, और इसको ये भी कह सकते हैं कि ओवर एम्बिशन, ये थोड़ा सा दिखता है। बाकी एक बात जरूर है, जो इस भीड़ में भी राजनीति के प्रति जो अनुरागी युवा जो नेता हैं, कई जगह देखता हूं मैं, ट्राइबल में देखता हूं, बहुत अच्छे उत्साही उत्कंठी लोग हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो वो एक वर्ग भी है, बहुत परिश्रम करता है और परिश्रम से हासिल करना चाहता है। तो ऐसा भी एक तबका है जो हमारी पार्टी में, दूसरे दलों में भी है। तो उनके प्रति तो मैं उनका अच्छा भविष्य देखता हूं कि जो सीढ़ियां चढ़ के आएगा उसको निश्चित रूप से जो है, जो आपने शुरू में एक शब्द इस्तेमाल किया पैराशूट, तो पैराशूट में और सीढ़ी चढ़ने में फर्क है। तो सीढ़ियां चढ़ना ही सफलता की जो है पहली कुंजी है। अच्छा, आपका एक जो ताकत रही है सतीश पुनिया जी, वो रही आपकी प्रवास। मतलब मेरे पास में एक डेटा है कि आपने जब बीजेपी आप उस वक्त थे, तब आपने तकरीबन यहाँ रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष जब थे आप, तो करीब 4 लाख किलोमीटर आपने प्रवास किया। और जो राजस्थान की 200 सीट थी, एक सीट कम से कम 5 या 8 बार आपने ट्रैवल किया था। अभी आप राजस्थान के बजाय अभी आप बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, आप हरियाणा के, तो वहां अभी भी आपका ट्रैवल चल रहा है। तो राजस्थान और हरियाणा दोनों में से आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या पसंद है? अब ये कृष्ण को पूछते हैं कि कौन सी माता पसंद है, तो एक मेरी जन्मभूमि और एक मेरी कर्म भूमि है। तो मेरा अनुराग तो दोनों से ही है। अच्छा, तो बाकी आपने प्रवास की बात कही थी, तो ये जो संगठन की जो मैं बार बार बात करता हूं या नए लोगों को भी नसीहत देता हूं, व्यक्ति के जीवन में यदि कोई पाठशाला है तो संगठन ही है। और इसलिए मैं जब विद्यार्थी परिषद में काम करता था, तो पहली बार मुझे ध्यान है कोई हड़ताल हो गई थी, स्ट्राइक हुई थी टोंक जिले के दूनी क्षेत्र के घाट गांव में। तो मुझे पहली बार अच्छे तरीके से ध्यान है कि रोडवेज की बस में बैठाया था, एक थैला और डायरी दी थी, और उसके बाद से मुझे लग रहा है मैं बस से उतरा ही नहीं हूं। यानी इतना प्रवास किया जो प्रवृत्ति बन गई। यानी प्रवास भी एक शौक हो गया, एक हॉबी हो गई, प्रवृत्ति बन गई, जरूरत बन गई। आपको ध्यान होगा इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ,
क्योंकि काफ़ी लोग सुन रहे हैं और नई पीढ़ी के लोगों को तो मैं जब युवा मोर्चे में था तो मैंने एक पैदल यात्रा करी थी जब हम लोग विपक्ष में थे 1998 में 33 सीटें आई थी। बड़ा चुनौतीपूर्ण समय था और भीषण गर्मी का समय था, मार्च अप्रैल का। अजमेर से लेके और भरतपुर तक सम्राट पृथ्वीराज चौहान के स्मारक से और महाराजा सूरजमल के स्मारक तक 550 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। और उसके बाद तो अनंत यात्राएं की। जब पार्टी युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना, युवा मोर्चे का महामंत्री था, फिर मैं पार्टी का 4 बार महामंत्री रहा। तो प्रवास मेरा स्वभाव था, पार्टी की जरूरत थी और इससे पार्टी को परिणाम भी मिलता था। तो ये मेरे उसमें स्वभाव में शामिल हो गया। देखिए, राजनीति का सबसे बड़ा जो हथियार है किसी भी परिस्थिति में वो है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन तभी होगा कि जब आप घर से निकलेंगे, कम्युनिकेशन तभी होगा जब एफर्ट करेंगे। और ये तो एक जिज्ञासा होती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, देश को जानना चाहते हो तो पैदल घूमो, देश में घूमो, देश को जानो। तो प्रदेश की या राजनीतिक हालात को समझने के लिए तो आपको सरफेस पे चलना ही पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये मेरी अपनी जिज्ञासा भी थी, पार्टी की भी जरूरत थी और धीरे धीरे ये मेरी प्रवृत्ति में शरीक हो गया। तो शायद यही प्रवृत्तियां हैं जिनकी वजह से पार्टी आप पर इतना भरोसा करती है, बार बार आपको और बड़ी जिम्मेदारियां लगातार देती आ रही है। अगर राजस्थान की बात करें और जो आने वाला जून है, जून में जो राज्यसभा, राजस्थान से राज्यसभा सीटों के चुनाव होने वाले हैं, तो आप क्या भविष्य में अपने को एक कोई और बड़ी जिम्मेदारी पाते हुए देखते हैं? मैंने अभी आपको एक अनौपचारिक बात में कहा था कि इस समय जीवन के सबसे सुकून के क्षणों में हूँ। मैंने किताब लिखी, मैं उस पक्ष का भी आनंद ले रहा हूँ, परिवार को भी समय देता हूँ, पार्टी को भी पूरा समय देता हूँ और जो काम दिया जाता है उसको शिद्दत से पूरा करता हूँ। एक किसी राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता के लिए होता है कि रैली में भाषण दे, तो मैं वाजपेयी जी की सबसे बड़ी रैली में भाषण दे चुका, मोदी जी के कार्यक्रम का मंच का संचालन कर चुका, मोदी जी के साथ बहुत सारी अनगिनत फोटोएं हो गई। व्यक्तिगत रूप से देश के प्रधानमंत्री, मुझे एक सामान्य गांव से आया और मुझे जानते हैं। ये अतिशोक्ति हो सकती है, कैमरे पे मुझे कोई सुन रहा होगा, लेकिन मैं विधायक बना, पार्टी का अध्यक्ष बना, तो मुझे लगता है कि मेरे दल ने मुझे बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ नहीं, सब कुछ दिया है। और इस देने में सबसे बड़ी चीज जो मुझे दी है, शायद मैं कुछ बनता या नहीं बनता या बनूं या नहीं बनूं, लेकिन आज मैं जब औरों से कंपेयर करता हूं या अपने आप सेल्फ एनालिसिस करता हूं, तो मेरे पास जो पूंजी है वो है राजस्थान की या जिस भी प्रदेश में काम करता हूं उस जनता का मेरे प्रति जो अनुराग है वो है। कार्यकर्ताओं का जो प्रेम है वो अद्वितीय है और उसमें तो किसी को अभिमान लगता होगा, लेकिन इस पैरामीटर पे तो मैं खुशनसीब हूं कि राजस्थान के इररेस्पेक्टिव कास्ट, इररेस्पेक्टिव एरिया, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी सामाजिक वर्ग का कार्यकर्ता जो मुझे सम्मान देता है, जो मुझे इज्जत देता है, मुझे लगता है उससे बड़ा कोई भी तख्त और ताज नहीं है। इसलिए जून हो या मई हो या जुलाई हो, ये कार्यकर्ताओं की एक स्वाभाविक उत्कंठा रहती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कोई नाम चलेगा तो पूनिया जी का ही चलेगा। तो एक कार्यकर्ताओं का अपना अनुराग रहता है कि मुझे किसी जगह देखना चाहते हैं या मेरे प्रति उनके एक कार्यकर्ता तो चाहता ही कि मेरा नेता आगे, स्वाभाविक रूप से उन मेरे प्रति एक सहानुभूति है कि मैं अध्यक्ष नहीं रहा, मैं चुनाव हार गया, तो इसलिए इनका कहीं कुछ होना चाहिए, बहुत मेहनत करते हैं वगैरह वगैरह। ये प्रैक्टिकल सी बात है। लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूं कि न तो मेरी कहीं डिमांड है, न मेरी कोई इच्छा और उत्कंठा है। मैं जीवन के बहुत अच्छे सुकून के क्षणों में हूं। एक दूसरी किताब की भी मंशा रखता हूं कि उसी को भी इन दिनों सोचता हूं कि राजनीति जब शुरू की थी और राजनीति जो आज आपकी बातों में, हालांकि पेपर लीक हो गया, काफी चीजें अभी शेयर कर ली हम लोगों ने। बीजेपी सरकार में पहला पेपर लीक हो रहा है तो मैंने वो आपसे साझा किया, पर मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो मैं मित्रों में भी समय देता हूँ, कार्यकर्ताओं में पूरा समय देता हूँ, जनता को, प्रजा को जो समय होता है वो देता हूँ। प्रवास की जो आपने सवाल किया था, मैं हरियाणा से लेकर राजस्थान से लेकर जो मेरी सामाजिक जिम्मेवारियां हैं, कार्यकर्ताओं का सुख दुख है, उसमें मैं पूरे तरीके से शरीक होता हूं। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि बाकी तो देखिए सब ईश्वर के हाथ में, या जो नेतृत्व जैसा निर्देश देता है वैसा हम लोग काम करते हैं। पर यह बात सही है, किसी को अतिशोक्ति लग सकती है, कोई मेरी बात को मतलब सहजता से स्वीकार नहीं करेगा, पर वो अटल जी की कविता है, क्या हार में क्या जीत में,
किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। तो मुझे लगता है कि एक आत्मसंतोष, और अंग्रेजी का एक शब्द है जॉब सेटिस्फेक्शन, तो मुझे लगता है कि मैं उस अवस्था में हूं कि मैं बड़े संतुष्टि वाली अवस्था में, हालांकि लोग इसको बुरा मानते हैं कि आदमी को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, आदमी को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, पर मुझे लगता है कि मैं जहां हूं जैसा हूं ठीक हूं। तो आपकी आने वाली किताब के लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो खास मुलाकात में आज इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान।